डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस समय आग की लपटों से जूझ रहा है। वहां पर एक जेनजी आंदोलन खड़ा होता है जिसके अंदर युवा प्रदर्शनकारी जो हैं काफी उग्र रूप से आंदोलन करते हैं। नेपाल में सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो जाती है कि वहां के पीएम को एक हिसाब से भागना पड़ता है। वहां नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है, आग लगा दी जाती है संसद भवन को, बहुत सारे होटलों को, राष्ट्रपति भवन तक आग की लपटें पहुंचती। ऐसी सिचुएशन में वहां पर अभी एकदम से अंतरिम सरकार का गठन किया जा रहा है। क्या नेपाल में अब स्थिरता आ चुकी है, स्टेबिलिटी आ चुकी है? क्या नेपाल का आंदोलन थम चुका है? क्या प्रदर्शनकारियों की मांगों को मान लिया गया है, या अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि भारत को नेपाल में सेना भेजनी पड़ सकती है? क्या ऐसी घटना पहले भी कभी हुई है और उसका क्या परिणाम रहा है? इन सारी चीजों को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। वहां पर जो है एक समुदाय है जिसको आप लोग सिहली के नाम से जानते हैं। वो वहां पर बहुसंख्यक है और वो लोग बौद्ध है। और वहां पर श्रीलंका में कुछ तमिल समुदाय है। जब ब्रिटेन भारत में राज कर रहा था तो बहुत सारे तमिलों को श्रीलंका लेके गया था, है ना। वहां पर मजदूरों के तौर पर वहां से उनसे काम करवाया गया था। वो लोग जो हैं श्रीलंका में बस गए हैं और तमिल जो है वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर हैं। धीरे धीरे बौद्ध धर्म के जो लोग थे सिंहली, उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर बात करना शुरू कर दिया, या उनकी जो भाषा थी उसको ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर दिया और तमिलों को नजरअंदाज किया जाने लगा। उनको अल्पसंख्यक होने के नाते उनके राइट्स को दबाया जाने लगा। वहां पर श्रीलंका में जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और वो आंदोलन धीरे धीरे गृह युद्ध में तब्दील हो गया। मैं बात कर रहा हूं 1980s के दौर में। तो भारत सरकार ने श्रीलंका में 1987 में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पवन, है ना। इस ऑपरेशन के तहत कहीं ना कहीं पे वहां पर जो है सेना भेजी गई थी भारत की तरफ से। और वहां जिस उद्देश्य के लिए सेना भेजी गई थी, जाफना जाफना जो प्रायद्वीप था उसको कंट्रोल करना था, आइलैंड को, और भारत की तरफ से सेना के द्वारा वहां पर कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना को नुकसान नहीं हुआ, बहुत सारे जवान हमारे मारे गए थे। और कहा यह जाता है कि उस तरह के मिशन से भारत को कोई अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की अच्छी नहीं हुई। अल्टीमेटली भारतीय सेना को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। हालांकि जिस उद्देश्य के लिए सेना गई थी उसमें वो सफल रही और राजीव गांधी की उस समय सरकार थी और उन्होंने ही उस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया था। अब बात ये हो रही है, क्या वैसी कोई सिचुएशन अब नेपाल में भी है ना? क्या भारत को इस तरह का कदम नेपाल में भी उठाने की जरूरत है? मैं एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं, ध्यान से समझिएगा कि नेपाल में ये जो आंदोलन खड़ा हुआ है ये कोई छोटा आंदोलन नहीं था, एक बहुत बड़ा आंदोलन था। और इसके अंदर जो चीजें देखने को मिली, ऐसी चीजें नेपाल में पहले देखने को नहीं मिली, है ना। किस तरह की चीजें, जैसे एकदम सरकारी भवनों को जला देना, प्राइवेट ऑफिसेस या कंपनियों को जला देना, होटल को जला देना, नेताओं को इतने बुरी तरीके से मारना पीटना, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देना 1 से 2 दिन में कि नेपाल के पीएम को भागने की नौबत आ जाए और नेपाली सेना भी चीजों को कंट्रोल करने में थोड़ी सी विफल साबित हो। इस तरह की सिचुएशन नेपाल के अंदर क्रिएट हो गई, ये पहले नहीं हुई थी। ऐसी सिचुएशन में भी क्या भारत से उम्मीद नेपाल लगा सकता है, या भारत ने कुछ जो है अपनी तरफ से ऑफर किया नेपाल को इस चीज को काउंटर करने के लिए? मैंने आप लोगों को आज से 1-2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो आंदोलनकारी थे भारत नेपाल सीमा तक आ गए थे और काफी हुल्लड़बाजी कर रहे थे। जैसे ही ये लोग वहां पर आए तो इन्होंने भारत की जो सेना है, जो बल है, जो भारत नेपाल और भारत भूटान जो सीमा की सुरक्षा करता है, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल जिसको आप बोलते हैं, एसएसबी, जब वहां उन जवानों को देखा तो वहां से वो लोग एकदम यू टर्न लेते हुए वापस नेपाल की तरफ चले गए। मतलब उनको पता था कि भारत से नहीं टकराना है। अब सवाल यहाँ पे 2-3 खड़े होते हैं। क्या नेपाल के लोग जो हैं या युवा जो लोग हैं उनको भारत के साथ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए वापस चले गए, या उन लोगों का उद्देश्य था सिर्फ भ्रष्टाचार को लेकर इसलिए वो लोग वापस चले गए, इधर आने का कोई मतलब नहीं है? या तीसरा सबसे बड़ा सवाल, उनको पता है कि भारत की सेना को हम लोग इजी नहीं ले सकते हैं, क्या इस वजह से वापस चले गए? अगर मैं कहूं तात्कालिक कारण तो कहीं ना कहीं पे यही था कि भारत की सेना को देख के ही वो लोग वापस हुए थे। क्योंकि नेपाल की सेना तो उनके साथ फिर भी थोड़ा लिबरल तरीके से ट्रीटमेंट कर सकती है, बट अगर इंडियन आर्मी के साथ वो किसी तरह का खिलवाड़ करते हैं, किसी तरह की चीजें जो हैं उनके अगेंस्ट जाती हैं, तो फिर उनको पता है किसी तरह की दया की उम्मीद वो नहीं कर सकते हैं, है ना। भारत की सेना बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन की गई है इन सारी चीजों को काउंटर करने के लिए।
ना केवल भारत के बाहर और भारत के अंदर भी कोई भी ऐसे तत्व जो जो सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश करते हैं, जो एकदम से कहीं ना कहीं पे अवैध गतिविधियों को अंजाम देना चाहते हैं, उन सब के लिए पुलिस के साथ साथ सेना बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके रखी गई है। तो तात्कालिक कारण तो ये था कि वो लोग वापस वहां से चले गए। दूसरा कारण ये है कि नेपाल में जो थोड़ा बहुत रोष भारत को लेकर है, वो थोड़ा सा सीमा विवाद को लेकर है। जैसे काला पानी का जो क्षेत्र है, लिम्पिया धुरा का जो क्षेत्र है, उसके अलावा नेपाली लोगों को भारत के साथ कोई खास जो है टकराव देखने को नहीं मिलता है। ना ही उनको भारत को लेकर कोई ऐसे अंदर से मतलब उतना एक कहीं ना कहीं पे एक टकराव की सिचुएशन है कि भारत के साथ भी पंगा लेना है। दूसरी चीज ये है कि इस तरह का आंदोलन अगर नेपाल में क्रिएट हुआ, तो नेपाल की सेना ने भारत से मदद क्यों नहीं मांगी? और अगर वो क्या भारत की तरफ से कोई ऑफर दिया गया था? देखो, अगर किसी पड़ोसी देश में अस्थिरता का माहौल क्रिएट होता है, तो भारत बड़े भाई की भूमिका में होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि भारत जो है ना, पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में दखल देने से बचता है। आपको पता है अभी भारत ने इस पूरे मैटर में कुछ खास नहीं किया है, फिर भी केपी ओली ने बार बार भारत का नाम उछाला है कि भारत का अगर करीबी रहता तो मेरी सरकार काफी लंबे टाइम तक चलती। उनका अप्रत्यक्ष तरीके से मतलब यह निकलता है कि भारत ने ही नेपाल के अंदर तख्ता पलट करवाया है। अगर भारत तख्ता पलट करवा सकता है तो भारत कुछ भी कर सकता है, इस तरह की सिचुएशन उनको सोच के रखनी चाहिए। लेकिन भारत का ऐसा कोई मतलब नहीं है। भारत अपने पड़ोसी देशों को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां उनके आंतरिक मामलों में दखल करे। लेकिन अगर मान लीजिए वहां की सेना को दिक्कत होने लगती है, वहां की सरकार या प्रशासन को दिक्कत होने लगती है, तो अगर भारत को कहा जाता है कि आप अपनी सेना के माध्यम से चीजों को स्टेबल करें, तो भारत कभी भी पीछे नहीं हटता है। ये जरूर है क्योंकि श्रीलंका का जो हमारा एग्जाम्पल रहा है, उससे हमें कुछ खास जो है अचीव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं पे हमारी आर्मी को भी नुकसान हुआ। पहली बार भारत ने किसी विदेशी धरती पर अपनी सेना को उतारा था। और मैं आपको एक बात और बताता हूं, जब ट्रंप का पिछला कार्यकाल था, उसमें ट्रंप ने बार बार भारत की सरकार को बोला था कि अफगानिस्तान में तालिबान को काउंटर करने के लिए आप अपनी सेना को भेजिए। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान में जो संसद बनवाई थी वो भारत ने बनवाई थी, वहां पर एक सलमा बांध बनवाया था वो भारत ने बनवाया था। भारत का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था अफगानिस्तान में। तो कहीं ना कहीं पे टॉन्ट करने के लिए अमेरिका ने भारत को बोला था, लेकिन भारत ने उस चीज को लेकर कभी सीरियस नहीं लिया, ना ही हम कभी लेना चाहते हैं। बाहर की अस्थिरता को सही करने का पूरा ठेका हमने नहीं ले रखा है। हमारी आर्मी जो है हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करे, इतना हमारे लिए काफी है और हमें उन पे प्राउड भी फील होता है। उस सेना के होते हुए हमें किसी तरह का डर कभी भी नहीं लगा है। ये बहुत अच्छी बात है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात यह है कि नेपाल में अगर ये चीजें खराब होती हैं, तो भारत की सेना को क्या कोई कदम उठाया जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इस चीज को लेकर अभी बचने की ही जरूरत है। भारत सरकार कभी इस तरह के कदम नहीं उठाती है जब तक सिचुएशन भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा क्रिटिकल ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।